Assalamu alaikum. Welcome to PMDC online lecture room. It's our lecture number 6 from chapter number 1, that is developmental psychology, and our today's topic is environmental influences on the physical growth and development. So dear students, as you all know that environmental influences can affect the expression of genes. This can involve factors in the internal environment such as hormones or in the external environment such as the effect of certain drugs. देखिए जैसे आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जैसे कि हेरिडिटी इफ़ेक्ट करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, सेम लाइक दैट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर असरअंदाज होते हैं। इसमें इंटरनल एनवायरनमेंट भी शामिल है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी शामिल है। इंटरनल एनवायरनमेंट की वजह से जैसे कि हमारे जो हार्मोन्स की सीक्रेशंस हैं वो भी कभी कभी रुक जाती हैं, कभी तेज़ हो जाती हैं। जैसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके थे कि स्ट्रेस की कंडीशन में हार्मोन्स कैसे हो जाते हैं, जब आप खुश होते हैं तो आपके हार्मोन्स पर क्या इफ़ेक्ट होता है। इसी तरह जो कुछ ड्रग्स होती हैं, आप न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इसके अलावा जो माहौल की और चेंजेस होती हैं वो एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स लाइक वर्किंग ऑफ जीन्स पर कैसे असरअंदाज होती हैं। यहाँ हम चार इन्फ्लुएंसेस के बारे में पढ़ेंगे, लाइक 4 एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? न्यूट्रिशन, मेलन्यूट्रिशन, इलनेस एंड प्रैक्टिस इफेक्ट। यूँ तो बहुत सी हैं, लेकिन इन चारों की वजह से हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर क्या असर होता है। अब हम लोग वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन. Diet is the most potent of all environmental influences on human growth and development. Children who are inadequately nourished will grow very slowly if they grow at all. जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो ग़िज़ा है, जो डाइट है, ये सबसे पावरफुल इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है, यानी कि इसका जो असर है ग्रोथ और डेवलपमेंट पर, हमारी नशोनुमा पर, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो बच्चों, जिन बच्चों को सही तरीके से मतलब नाकाफ़ी ग़िज़ाई अज्जा मिलते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। अगरचे वो ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत स्लोली हो रही होती है। इसमें देखते हैं हम लोग, एक टॉपिक है शॉर्ट टर्म वर्सेस प्रोलॉन्ग मेल न्यूट्रिशन। पहले तो जान लें कि मेल न्यूट्रिशन है क्या। असल में तो हमने यही सुना हुआ है ना कि ये ग़िज़ाई अज्जा की कमी की वजह से जो होती है ये मेल न्यूट्रिशन है। तो मेल न्यूट्रिशन इज़ द कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और ओवर कंजप्शन, यानी कि अगर के ग़िज़ाई अज्जा या तो बहुत कम हमें फ़राहम हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। प्रोलॉन्ग मेल न्यूट्रिशन यानी एक तवील अरसे तक जब ग़िज़ाई अज्जा नहीं मिल रहे जिस्म को, तो इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। प्रोलॉन्ग मेल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ में सीरियसली रिटार्ड ब्रेन ग्रोथ and cause a child to remain smaller than his or her adequately nourished peer throughout the life cycle। यानी एक तवील अरसे तक एक ग़िज़ाई अज्जा जो बच्चों को नहीं मिल रहे होते, मतलब अगर के पहले 5 साल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक इंसान के ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, अगर उन पहले 5 सालों में बच्चे को सही तरीके से मुनासिब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते, तो वो थ्रू आउट लाइफ साइकिल अपनी पूरी उम्र अपने हम उम्र बच्चों से छोटा रहता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ठीक है, उसकी डेवलपमेंट उसके हम उम्र बच्चों जैसी नहीं होती है। ये क्या वजह है इसकी, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पहले 5 साल होते हैं ना, सो दिस फर्स्ट 5 years इन अ पीरियड व्हेन द ब्रेन विल नॉर्मली गेन अबाउट 65% ऑफ इट्स इवेंचुअल अडल्ट वेट एंड द बॉडी विल ग्रो टू नियरली 2/3 ऑफ इट्स एडल्ट हाइट। If malnutrition is neither prolonged nor especially severe, children will probably recover from any growth deficit by growing much faster than normal once their diet becomes adequate. This is a basic principle of physical development. इसमें देखें, ये जो इवेंचुअल एडल्ट वेट होता है ना, यानी कि आखिर में जो एक एडल्ट का नॉर्मल हाइट है या वेट है या जितना उसके ब्रेन ने डेवलप होना है, तो 65% जो वो ब्रेन है वो इन 5 सालों में डेवलप हो चुका होता है। क्यों कहते हैं बच्चे को की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, इसको मेमोराइज़ करवाया करें।
इसके लिए इसके ब्रेन को फुल न्यूट्रिएंट्स का मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। और हाइट जो है एक एडल्ट के की जितनी होनी चाहिए, तो इन 5 सालों में वो हाइट 2/3 तक पहुंच जाती है। अंडरस्टैंड? यानी कि एक एडल्ट की जो हाइट है वो इन 5 सालों में वो बच्चा वो 2/3 हाइट अपनी गेन कर लेता है जब उसने एडल्ट होना होता है। और जो ब्रेन है उसका वो 65% तक डेवलप हो जाता है। और अगर के ये मेल न्यूट्रिशन जो है ये अगर के ज़्यादा अरसे तक नहीं है और इतनी सिवियर नहीं है, तो शायद फिर बच्चे रिकवर कर लेते हैं। फिर उनके अंदर जो ग्रोथ में कमी रह जाती है वो न्यूट्रिएंट्स को लेकर अपनी डाइट को सही करके काफ़ी एडुकेट डाइट लेकर उसको रिकवर कर सकते हैं। और समटाइम तो ऐसा होता है कि अगर कि इनकी ये रिकवरी होती है तो ये नॉर्मल बच्चों से भी आगे निकल जाते हैं। यानी कि बात सिर्फ इतनी है कि इनकी डाइट में जिस चीज़ की कमी रह गई थी, जो मेल न्यूट्रिशन थी, क्या वो उसको रिकवर कर रहे हैं कि नहीं, तो इसकी रिकवरी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए 2 टाइप्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन है। जब आप गूगल पे जाएंगे तो 2 टाइप्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन आपको अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने मेल न्यूट्रिशन को इन सच ग़िज़ाइयत की कमी के लिए कंसिडर किया हुआ है। और फिर ये ओवर न्यूट्रिशन का टॉपिक इन्होंने अलग से डिस्कस किया हुआ है। ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप लोग इसको अंडर न्यूट्रिशन करके अंदर ये हेडिंग दे सकते हैं। ये 2 टाइप्स जो हैं, यानी कि अगर के बच्चा ज़्यादा खा रहा है तब भी ये मतलब नहीं है कि उसके ग़िज़ाई अज्जा पूरे हो रहे हैं। क्या वो न्यूट्रिएंट्स जो उसको चाहिए, क्या वो तमाम ले रहा है कि नहीं। चलिए आते हैं 2 टाइप्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन की तरफ। ये है प्रोटीन कैलोरी डेफिशिएंसी और नंबर 2 इज़ विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी। प्रोटीन कैलोरी डेफिशिएंसी तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि जब एक इंसान अपनी खुराक में प्रोटीन नहीं लेता या कैलोरीज नहीं लेता, तो इससे क्या होता है कि ग्रोथ जो है वो नॉर्मल ग्रोथ को बरकरार नहीं रख सकता है, ठीक है, अगर उसके खानों में प्रोटीन और कैलोरी की डेफिशिएंसी होगी। सेकेंड है विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी, यानी खाना पीना खुराक तो वो कर रहा है लेकिन ऐसी खुराक नहीं ले रहा जिसमें कि आपके तमाम विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन की जितने भी विटामिन्स हैं वो उसको फराहम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जिन मिनरल्स की उसको ज़रूरत है, क्या वो इस जो ग़िज़ा वो ले रहा है उसको वो मिनरल्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो अगर कि उसकी खुराक में ये तमाम चीज़ें शामिल नहीं हैं तो फिर ये मेल न्यूट्रिशन कहलाएगी। ज़्यादातर पसमानदा इलाकों में देखें, गरीब ममालिक के जैसे कि अंडर डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, अफ्रीका की, एशिया, लैटिन अमेरिका, यहाँ पर बहुत से ये चीज़ जो है, ये विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। ये ना सिर्फ ब्रेन की डेवलपमेंट को रिटार्ड करती है, बस इसके अलावा फिज़िकल ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी असरअंदाज होती है। ओवर न्यूट्रिशन, डाइटरी एक्सेस, आपकी बुक में DITRY लिखा हुआ है, इसको ARY कर लें। डाइटरी एक्सेस यानी ईटिंग टू मच इज़ येट अनदर फॉर्म ऑफ पुअर न्यूट्रिशन दैट मे हैव several long-term consequences for the developing child. The most immediate effect is that the child may become obese and face added risk of serious medical complications such as diabetes और high blood pressure, ठीक है। यानी कि ज़्यादा खाना जो है वो भी पुअर न्यूट्रिशन कहलाती है, क्योंकि इसके देर पा नताइज जो हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं। फ़ौरन से तो इमीडिएट इफ़ेक्ट आपको ये नज़र आ जाएगा कि जो बच्चे ज़्यादा खाते हैं वो ओबीस हो जाएंगे, मोटापा उन पर आ जाता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सी सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशन जैसे कि शुगर वगैरह, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ओवर न्यूट्रिशन की वजह से बच्चे के अंदर इलनेस। The very minor illness that all children experience have little if any effect on physical growth and development. यानी कि जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं जो बच्चे डेली रूटीन में उनको हो जाती हैं, कभी फ्लू हो जाना, ज़ुकाम, बुखार, ये अगर के छोटी मोटी बीमारी है तो तब तो इसके फ़िज़िकल ग्रोथ और डेवलपमेंट पर इतना असर नहीं होता बच्चे की। लेकिन मेजर डिजीज़ दैट कीप अ चाइल्ड इन बेड फॉर सेवरल मंथ्स मे रिटार्ड ग्रोथ, बट आफ्टर रिकवरिंग द चाइल्ड विल ऑर्डिनरली शो अ ग्रोथ स्पर्ट। लेकिन जो मेजर डिजीज़ पास टाइम ऐसी होती हैं जिसकी वजह से बच्चा बेड रेस्ट पे चला जाता है या मतलब स्कूल वगैरह भी उसको छोड़नी पड़ती है, अल्लाह बचाए, बाज़ ऐसी बीमारी होती हैं उनकी वजह से, तो फिर उसकी वजह से उस बच्चे की ग्रोथ पर बहुत असर पड़ता है, ठीक है। वो उसकी जो ग्रोथ होती है ना रिटार्ड हो जाती है, लेकिन कम हो जाती है, सुस्त हो जाती है।
The child will ordinarily show a growth spurt. The children will frequently recurring colds, ear problems, sore throat, skin infections tend to be smaller than their less sicky peers. अच्छा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि इसकी जो इन बीमारियों की वजह से करके उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो गई है, लेकिन रिकवर जब वो कर लेता है तो फिर से ग्रोथ जो है वो स्पर्ट होने लगती है, फिर से वो ग्रोथ तेज़ हो जाती है उसकी जब आफ्टर रिकवरी। वो बच्चे जिनको कि बार बार कोल्ड होता है, फ्लू होता है, ज़ुकाम होता है, कभी कान का प्रॉब्लम, कभी गले में सोजिश, कभी स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो अपने जो लेस सिकी पीयर्स हैं, वो बच्चे जो बीमार नहीं होते, वो उसके फ्रेंड्स, वो उसका पीयर ग्रुप जो लोग इतना फ्रीक्वेंटली रिकरिंग नहीं होते हैं, बार बार उनको ये बीमारियां हमला आवर नहीं होती हैं, तो ये बच्चे उन बच्चों से छोटे दिखाई देते हैं। Third one is emotional stress and lack of affection. Healthy children who experience too much stress and too little affection are likely to lag far behind their age mates in physical growth and motor development. देखने में तो एक बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, उसकी जीने भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है या ये उसको शफ़क़त मोहब्बत कम मिलती है, उसको इतनी तवज्जो नहीं मिलती है, तो वो अपने एज मेट से, अपने हम उम्र बच्चों से थोड़ा पीछे रह जाता है फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट में। इट इज़ नोटेड दैट डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हैव लो लेवल्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन देयर ब्लड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सबनॉर्मल ग्रोथ। ये नोट किया गया है कि जब सबनॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है तो ये जो महरूम बच्चे होते हैं, जो किसी न किसी वजह से अपने आप को किसी महरूमी का शिकार समझते हैं, तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है उनके अंदर वो बहुत, उसकी डेवलपमेंट बहुत कम हो रही होती है। एंड व्हेन दीज डिस्ट्रेस्ड यंगस्टर बिगिन टू रिसीव अटेंशन, द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिज्यूम्स। ठीक है, अगर कि यही बच्चे तवज्जो हासिल करने लग जाते हैं तो इनके अंदर जो इस हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन है, ये रिज्यूम हो जाती है, दोबारा से शुरू हो जाती है, enabling them to grow rapidly and make up the ground lost while they were emotionally deprived। और ये ख़ुद को इस एबल बना देते हैं कि इनके अंदर ग्रोथ जो है वो तेज़ी से होने लगती है, जो लॉस्ट हो चुकी होती है उस दौरान जिन दिनों में ये इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं। द फोर्थ वन इज़ प्रैक्टिस। Children today crawl and walk earlier than children of 1930s because better nutrition and health care have accelerated the maturation process। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जो आजकल के बच्चे हैं ये ज़्यादा जल्दी ये क्रॉलिंग करना और वॉक करना सीख लेते हैं बनिस्बत जो 1930 के ज़माने के जो बच्चे होते थे। ठीक है, इसकी बहुत सी वजूहत है, जिसमें से इन्होंने एक बताई हुई है कि न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत, जैसे कि नए नए आजकल वो दूध आ रहे हैं कि ये बच्चा अगर के फीड नहीं कर रहा तो इसको ये वाला पीडियाश्योर दे दें, नीडो दे दें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इससे उसकी जो न्यूट्रिशन है वो फुलफ़िल हो जाएगी। और उसकी जो हेल्थ केयर के हवाले से देखिए वैक्सीनेशंस आ गई हैं, बहुत सी ऐसे वायरसेस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो हो जाया करते थे उनके इलाज आ गए हैं। सो इससे क्या हुआ है, मैचुरेशन प्रोसेस तेज़ हो गया है। Some scientists favor a practice hypothesis. Modern children are quicker to develop important motor skills because they have more toys to manipulate and are less often confined to cribs and stroller than infants of 1930s। ये पहले सेकेंड ईयर काफ़ी उसमें होती थी, ये क्रिब्स क्या है, स्ट्रॉलर क्या है, बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता। अच्छा, कहते हैं जो कुछ साइंटिस्ट जो है, हाइपोथेसिस तो आपने पढ़ा हुआ है ना, मफरूज़ा सा एक बना लेते हैं एक्सपेरिमेंट से पहले, तो वो इस मफरूज़े को मश्क करने के फेवर में है कि आजकल के जो मॉडर्न चिल्ड्रन है वो अपनी जो मोटर स्किल्स हैं उनकी ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास आजकल बहुत से ऐसे टॉयज़ हैं जिनकी वजह से ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ईज़िली हैंडल कंट्रोल कर सकते हैं हर चीज़ को। देखिए नए नए ब्लॉक्स आ गए हैं और ऐसी देखिए अब जो छोटे बच्चे हैं वो कंप्यूटर को और ये जो नए नए गैजेट्स आए हैं, मोबाइल वगैरह को कैसे ऑपरेट कर लेते हैं। और पहले ज़माने के जो बच्चे होते थे वो क्रिब्स तक, या आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ये जो बास्केट होती थी इसमें बच्चों को डाला होता था, या वो चारपाई के साथ झूला डला हुआ होता था उसमें बच्चा पूरा पूरा दिन पड़ा रहता था, या क्रिब्स वगैरह में ये, या स्ट्रॉलर्स में पड़े रहते थे बच्चे ज़्यादातर। आजकल के बच्चे जो हैं वो, जैसे आप सब जानते हैं कि प्रैक्टिस से शार्प हो गए हैं।
So it is believed today that the practice is essential to motor development and that children might never learn to crawl, walk, run, jump, or throw if they are denied all opportunities to rehearse these basic skills. और ये यकीन रखा जाता है कि अगर के बच्चे इन इसेंशियल मोटर डेवलपमेंट जितनी भी हो रही हैं इसके लिए इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कि एक बच्चा जो है वो क्रॉल करना, वॉक करना, रन, भागने के लिए, जंप थ्रो करने के लिए अगर कि वो ये अपॉर्चुनिटीज़ को रिहर्स नहीं करता तो वो ये बेसिक स्किल्स नहीं सीख सकता। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन द फिज़िकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडोलेसेंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।